everyone, my name is Yamini Tukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज के हम लोग अब जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। So the first question is what are the various constituents of the domestic sewage? Domestic sewage के हमारे different components क्या होते हैं and the effect of sewage discharge on a river. So the domestic sewage it includes first suspended solids. They are the particles such as soil particles होते हैं जो कि हमारे sand हो गई, silt हो गई, clay हो गए, ये सारे के सारे हमारे suspended particles में आते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि हमारा फीकल मैटर, बैक्टीरिया, पेपर, क्लॉथ, ये सारा का सारा हमारा कोलॉइडल मटेरियल में आता है। नेक्स्ट डिसॉल्व्ड सॉलिड्स जो कि हमारे क्या होते हैं नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, कैल्शियम, क्लोराइड्स, अमोनिया, सोडियम और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। लास्टली हमारे होते हैं पैथोजेंस जो कि हमारे क्या होते हैं पैथोजेंस ऑफ वेरियस डिजीजेस सच एज द टाइफॉइड, कॉलेरा, डाइसेंट्री। इफेक्ट क्या होता है सीवेज डिस्चार्ज का? फर्स्ट हमारा होता है यूट्रोफिकेशन। बच्चों यूट्रोफिकेशन जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था, यूट्रोफिकेशन क्या होता है अल्गल ब्लूम जो कि हमारी एल्गी की ग्रोथ होती है ना, और उसमें क्या होता है कि प्लांट्स जब सरफेस ऑफ वाटर पे ग्रो करके उसे लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारा यूट्रोफिकेशन होता है। वो हमारा यूट्रोफिकेशन होता है जिसकी वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इफेक्ट है इसका ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर जाते हैं। देन एजिंग ऑफ रिवर वेयर सिल्ट एंड डिकेइंग मैटर्स दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड दे फिल द रिवर। नेक्स्ट इंक्रीज इन द बीओडी। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो क्या होगा हमारी पॉल्यूशन मतलब ज्यादा है, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है हमारी जरूरी होती है फॉर दी डिग्रेडिंग ऑफ द वेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे माइक्रोब्स को काम करना होता है टू डिग्रेड द वेस्ट। तो जितने ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगी उतने ज्यादा माइक्रोब्स आएंगे, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। सो इट इंक्रीजेस द बीओडी। Lastly, destruction of flora and fauna, which is the plants and animals of the river. तो ये सारे जो है हमारे इफेक्ट्स होते हैं सीवेज डिस्चार्ज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द वेस्ट दैट यू जनरेट एट होम, स्कूल और ड्यूरिंग योर ट्रिप्स टू अदर प्लेसेस। कुड यू very easily reduce the generation of these waste which would be difficult or rather impossible to reduce। हमने सारे के सारे वेस्ट बताने हैं जो कि हम लोग होम, स्कूल और ड्यूरिंग द ट्रिप हम लोग जनरेट करते हैं। क्या हम इनकी जनरेशन कम कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं? So the waste materials generated at home include paper, disposable cups, क्लॉथ, प्लेट्स, स्पून्स, प्लास्टिक एनवलप्स, डिस्कार्डेड फूड एंड सो ऑन। बहुत सारा वेस्ट जो है हम इन जगहों पे हम ना जनरेट करते हैं। सो वेस्ट मटेरियल्स विच आर जनरेटेड एट स्कूल आर पेपर, चॉक्स, प्लास्टिक एनवलप्स एक्सेट्रा। Then waste materials which are generated during the trip, they are the paper, disposable cups, plates, spoons, plastic envelopes, discarded food, etc. तो क्या हम इनकी जनरेशन कम कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट रिड्यूस द जनरेशन ऑफ द वेस्ट, बट कुछ चीजों को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सो वेस्ट हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो इट इज रादर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द डिस्कार्डेड फूड लाइक द पील ऑफ अ पोटैटो, लाइक अ पील ऑफ बनाना। इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि अल्टीमेटली जब वो एडिबल चीज को हम लोग खा रहे हैं तो क्या हम उसके वेस्ट जो निकल रहा है उसे रिड्यूस कर पाएंगे? नहीं। तो फिर वी कैन डू वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज यू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ फूड। जो भी लेफ्ट ओवर फूड है उसकी जो वेस्टेज होती है, जैसे अगर हमने खाना खाया और थोड़ा बहुत भी छूटा हम उसको वेस्ट कर देते हैं, उसकी वेस्टेज को हम लोग कम कर सकते हैं। सो रिड्यूसिंग द फूड वेस्टेज वी कैन हेल्प इन जनरेशन ऑफ द रिड्यूस द जनरेशन ऑफ द वेस्ट। बट अगर दो तरीके के वेस्ट आइटम्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल दे कैन बी इजीली डिग्रेडेड, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल उनको काफी टाइम लग जाता है डिग्रेड होने में। तो बेसिकली हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो है एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। What measures need to be taken to control global warming? तो हमने causes और effect देखने हैं global warming के और measures जिससे कि हम लोग global warming को control कर सकते हैं। So global warming is what? It is increase in atmospheric concentration of the greenhouse gases, जिसकी वजह से हमारा atmosphere का temperature जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है हो चुका है रेज, है ना।
पिछले 3 डेकेड्स के अंदर हमारा 0.6 डिग्रीज जो है वो ऑलरेडी रेज हो चुका है. सो दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेटिक चेंज IPCC in the reports of 1991 and 1992. So the near predictable change in the future, it can affect the climate, the sea level, the range of species distribution, food production as well as fishery resources in the oceans. So atmospheric concentration of the ग्रीन हाउस गैसेस जब हमारी बढ़ जाती है तो हमारे अर्थ का सरफेस जो है वो हीट अप करने लगता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. कॉजेज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सबसे पहला, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. ऑटोमोबाइल का इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी विच इज द ग्रीन हाउस गैस, है ना. फॉसिल फ्यूल से भी हमारी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगी. देन डिफॉरेस्टेशन एंड चेंज इन द लैंड यूज, वो भी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि प्लांट्स दे अल्टीमेटली यूज द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड. अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. CFCs and aerosol emission from the refrigerator and the aeroplanes, वो भी इंक्रीज करता है. CFCs के हमने देखे थे कि वो ओजोन को भी डिप्लीट करता है. देन इंक्रीज इन द पर्टिकुलेट मैटर इन द लोअर एटमॉस्फेयर. लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर जो पर्टिकुलेट मैटर है उसके कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है. इफेक्ट क्या होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का? कार्बन डाइऑक्साइड fertilization effect. Then many species of plants being sensitive to temperature, they will die with sudden rise in temperature and their place will be taken over by the scrub vegetation. ठीक है. Then loss of biodiversity हो गया. Rise in the sea level, क्योंकि polar cap, snow cap melt हो रही है, glaciers melt हो रहे हैं, तो sea level बढ़ेगा. Possibility of drought and floods, क्योंकि जो water holding capacity है, water retaining capacity है, वो plants के अंदर होती है, अगर वो ही cut down हो जाएंगे तो floods और drought ज़्यादा आने लगेंगे. Eruption of the plant disease and the pest and the change in the rainfall pattern. Actually we can say a change in the climate as well. जो weather और climatic conditions है वो भी change हो जाएंगी. ठीक है. Methods to reduce the atmospheric concentration of the greenhouse gases क्या है? सबसे पहले greenhouse gas emission को हमने रोकना है by limiting the use of the fossil fuels, by developing alternative sources जैसे renewable sources जैसे wind energy हो गया, solar energy हो गया. अब काफ़ी लोग जो है अपने घर के अंदर solar panels लगवाने लग गए हैं, है ना. काफ़ी सारे लोग अपने घरों में solar panels लगवाने लग गए हैं. Then increasing the vegetation cover, जितने ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज होंगे उतनी ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्योंकि उससे फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की. देन मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स. ठीक है, उससे हमारा क्या होगा, N2O की एमिशन नाइट्रस ऑक्साइड की कम होगी. देन डेवलपिंग सब्सटीट्यूट्स फॉर CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के हमने सब्सटीट्यूट निकालने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स विच आर गिवन इन कॉलम A विद कॉलम B. So catalytic converter, electrostatic precipitator, earmuffs, landfills. तो जब हम landfills की बात करें तो they are used for decomposing the solid waste, तो D का तो 4 हो गया. ठीक है. earmuffs, high noise level. अब हमारा catalytic converter क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, पर्टिकुलेट मैटर. तो A2, B1, C3 एंड D4, ये हमारा आंसर होगा मैच द फॉलोइंग का. ये पूरा का पूरा हमारी आंसर की होगी मैच द फॉलोइंग की. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट क्रिटिकल नोट्स ऑन द फॉलोइंग. A, eutrophication, B, biological magnification, C, groundwater depletion and waits for its replenishment. तो बहुत ही ज़्यादा जो मैं आपको बता रही थी कि ये चैप्टर जो है हमारा environmental issues बहुत ही ज़्यादा हमारा general talk से related है, जो कि हम लोग आजकल environment के अंदर face कर रहे हैं. तो इनके ऊपर आप बहुत easily जो है हमारे notes लिख सकते हो, कितने भी आप notes लिख सकते हो. तो हमें notes लिखते हैं सबसे पहले eutrophication में, it is the excessive growth of algae, plants and animals in the water bodies due to the nutrient enrichment. तो eutrophication basically the plants and the animal bodies they grow in the nutrient rich media. अगर आपकी वाटर बॉडीज के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं लाइक दी फॉस्फोरस, तो वहां पे हमारी जो है फ्लोरा फौना सब ग्रो करेगा हमारा. तो उससे क्या होगा,
इट इज बोथ नेचुरल एंड एक्सेलरेटेड, नेचुरली भी हो सकता है, एक्सेलरेटेड भी हो सकता है. इट लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट कॉजेज केमिकल एक्यूमुलेशन इन द फूड चेन एंड एजिंग ऑफ द वाटर बॉडी. इससे क्या होता है, एजिंग ऑफ द वाटर बॉडी जल्दी होती है. उसके साथ साथ में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है. देन उसके बाद में क्या होता है, केमिकल एक्यूमुलेशन हो जाती है. तो हमारी जो वाटर बॉडीज है बच्चों, वो बेसिकली किससे एनरिच हो जाती है, बाय नाइट्रोजन एंड दी फॉस्फोरस. ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन इट इज द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी. नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. जैसे इसका नाम बताता है, मैग्निफिकेशन मतलब इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन. So increase in the concentration of the persistent chemical at the successive trophic levels. मतलब फर्स्ट पे अगर उसका आप लगा लो पार्ट्स पर मिलियंस में देखते हैं ppm 0.004 है, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते कितना हो जाएगा, 5 ppm. मतलब ये जो है द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, इट इज नोन एज द बायोलॉजिकल magnification, and this happens because a toxic substance which is accumulated by an organism, it cannot be metabolized or excreted and वो जो है next trophic level पे pass on हो जाता है. जैसे कि हम DDT में देखते हैं, DDT बेसिकली फिशेस के अंदर से स्टार्ट होके और वो क्या तक लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाता है और अल्टीमेटली बर्ड्स को अफेक्ट करता है, उनके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करके उनके कैल्शियम लेवल्स को कम कर देता है और उनका जो एग शेल होता है उसे थिन कर देता है. सो इट इज द इंक्रीज ऑफ द केमिकल एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स. नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड रिप्लेसमेंट. सो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म वाटर जो हमारा ग्राउंड के नीचे स्टोर्ड होता है वो डिप्लीट हो जाता है बाय सस्टेन्ड ग्राउंड वाटर पंपिंग. बार बार अगर हम उस ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है इट डिप्लीट्स, द ग्राउंड वाटर इट डिप्लीट्स. ठीक है, सो इट इज अ की इशू विच इज एसोसिएटेड विद ग्राउंड वाटर यूज, क्योंकि सस्टेन्ड जो ग्राउंड वाटर पंपिंग होती है उससे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो जाता है. ठीक है, सो मेनी एरियाज इन इंडिया दे आर एक्सपीरियंसिंग अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीशन. सो द मोस्ट जो हम सिवियर कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं इज द वाटर टेबल बिलो विच द ग्राउंड इज सैचुरेटेड विद वाटर एंड इट कैन बी लोअर. जो वाटर टेबल है उसको डिस्टर्ब करता है. अगर हमारा वाटर ग्राउंड वाटर ज्यादा डिक्लाइन हो जाए सो क्या करेंगे, वो वेल को और ज्यादा डीप करेंगे, है ना. सो उससे क्या होगा, और ज्यादा लोअर होगा पंप और नीचे वाला पानी भी सारा पुल अपार्ट हो जाएगा. उससे जो हमारे घर होते हैं ना, घरों की जो रूट्स होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, बहुत ही ज्यादा शेकी हो जाते हैं, क्योंकि हल्का सा अर्थक्वेक आएगा और वो घर पूरा नीचे गिर जाएगा. क्यों, क्योंकि नीचे वाटर ही नहीं है, होल्ड करने के लिए वाटर ही नहीं है, वो वाटर ही नीचे डिप्लीट हो गया है ना. तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो घर की नींवें हैं वो भी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ओजोन होल फ्रॉम ओवर अंटार्कटिका, हाउ विल एनहांस्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इट विल अफेक्ट अस. सो CFCs they are mainly released by the developed countries. India is a developing country, China is a developing country, but developed countries के अंदर CFCs जो रिलीज होते हैं उनकी जो अमाउंट होता है बहुत ज्यादा होता है. It slowly enters the stratosphere और विंड जो है it moves them towards the poles. ठीक है, तो जो वो स्ट्रेटोस्फेयर में आते हैं तो उनको जो है विंड जो है पोल्स की तरफ ले जाती है. सो द एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन अंटार्कटिका ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, देयर इज नो सनलाइट इन अंटार्कटिका, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर विच इज -85 एंड इट फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द आइस क्लाउड्स. सो क्या होता है, नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द विंड which is the polar vertex completely isolates Antarctic air from the rest of the world. So जो natural circulation हो रहा होता है विंड का अंटार्कटिका के अंदर, वो उसे पूरे के पूरे वर्ल्ड से अलग कर देता है विंटर्स में. सो जो आइस क्लाउड्स वहां पे बनते हैं -80 डिग्री सेल्सियस के अंदर, जो आइस क्लाउड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, दे प्रोवाइड द कैटालिटिक सरफेस फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एटम्स एंड ओजोन. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CFCs हमारे स्प्लिट हो जाते हैं इनटू क्लोरीन एटम्स और ओजोन जो है टूट जाती है इनटू
ऑक्सीजन। तो वो जो आइस क्लाउड्स हमारे अंटार्कटिका के अंदर बनते हैं, बेसिकली दे एक्ट एज अ कैटालिटिक सरफेस, जहां पे क्लोरीन एटम्स और ओजोन का रिएक्शन होता है। सो दिस degradation of ozone it occurs with the return of solar radiation to Antarctica during the spring। तो इसी वजह से वहां पे जो है ओजोन की डिग्रेडेशन थोड़ी ज्यादा होती है, और उसकी वजह से जो सोलर रेडिएशन है वो अंटार्कटिका में आ जाती है ड्यूरिंग द स्प्रिंग विच इज सितंबर एंड अक्टूबर। और उससे क्या होता है, हमारा ओजोन जो है वहां पे थिन हो जाती है एवरी ईयर over most of the Antarctica। So this hole it disappears in summers due to the warming up of air and the mixing up of Antarctic air with the rest of the world। क्योंकि विंटर्स के अंदर जो अंटार्कटिका की एयर है वो आइसोलेटेड रहती है, वो क्लाउड्स फॉर्म करके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है। पर स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, जो एयर होती है हमारी वो ज्यादा वार्म हो जाती है और वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी मिल जाती है, तो ओजोन डिप्लीशन उस टाइम पे कम होता है। So the enhanced UV radiation they cause skin cancer, blindness, snow blindness होती है, increased chances of cataract, malfunctioning of the immune system and a number of mutations। So the next question is discuss the role of women and communities in protection and conservation of forest। जो हमने देखा था चिपको मूवमेंट। So अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, the Bishnoi community it is known for the peaceful coexistence with nature। So बिश्नोई community हमारी कहाँ पे थी, गढ़वाल में, है ना, उत्तराखंड गढ़वाल में थी। सो वहां पे जो बिश्नोई कम्युनिटी है इट इज नोन फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द नेचर। सो अमृता देवी ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द किंग्स मैन अटेम्प्ट टू कट द ट्रीज एंड इट वाज प्रोहिबिटेड इन द बिश्नोई रिलीजन। तो इसी बिश्नोई कम्युनिटी ने बिश्नोई रिलीजन में, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट था, बिश्नोई रिलीजन के अगेंस्ट था कि वी शुड कट डाउन द ट्रीज, पूरी की पूरी बिश्नोई कम्युनिटी ने ये अपोज किया था। एंड इट वाज द पार्टी ऑफ महाराजा अभय सिंह जी विच इज द रूरल ऑफ मरवार विच इज जोधपुर, है ना, हु वांटेड टू फेल ग्रीन खेजदली ट्रीज, उनको खेजदली ट्रीज को कट डाउन करना। सो तो अमृता देवी विद हर 3 daughters एंड मोर देन 360 बिश्नोइज वो कहाँ पे, वहां पे रहती थी। सो चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल भगुना एंड अदर्स टू प्रिवेंट द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज एंड द पीपल दे शोड एनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग द ट्रीज बाय हगिंग देम, जब वहां पे एक्सेस लेके लोग आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What measures as an individual would you take to reduce environmental pollution? क्या क्या measures ले सकते हैं? सबसे पहले CFCs को कम करेंगे, dispose of करेंगे वेस्ट को सेफली, पॉलिथीन यूज नहीं करेंगे, डिस्पोज नहीं करेंगे वेस्ट को इन द पब्लिक, मेकिंग ऑटोमोबाइल्स पोल्यूशन फ्री यूजिंग द CNG व्हीकल्स, एंड आजकल तो इलेक्ट्रिक भी आ गए हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, तो इसमें कोई एमिशंस नहीं होती है। देन प्रिवेंशन ऑफ द नॉइज पोल्यूशन बाय यूजिंग फायर क्रैकर्स, टीवी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड परमिशेबल लिमिट्स। देन ट्री प्लांटेशन इन स्कूल अराउंड द रेजिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द फॉलोइंग। ए, रेडियो एक्टिव वेस्ट, बी, डिफंक्ट शिप्स एंड ई वेस्ट, देन सी, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो सबसे पहला जब हम लोग रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स द मटेरियल्स दैट आर रेडियो एक्टिव एंड देयर इज नो फर्दर प्रैक्टिकल यूज। सो ये रेडियो एक्टिव बेसिकली हम लोग न्यूक्लियर वेस्ट को बोल सकते हैं, जो हमारा रेडिएशन के फॉर्म में आता है, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, है ना। So these are generated by nuclear reactor, nuclear fallout, man-made natural radioactive waste and release of radiation in the radiation therapy। तो ये इन सब की वजह से आता है। Increased risk of cancer, birth defect, infertility, ये सारा का सारा मैंने न्यूक्लियर वेस्ट से होता है। So it is a extremely potent pollutant। Then defunct ships and e-waste, the dismantling of the defunct ship is technically a complex process। जो dysfunctioning हमारी ship होती है उसको dismantle करना एक बहुत ही complex procedure है ना, which is harmful to the environment and the human health। So defunct ships contain toxins like asbestos, मर्करी एक्सेट्रा। सो जो वर्कर्स हैं जब ये शिप को ब्रेक कर रहे होते हैं, दे आर नॉट सुटेबली प्रोटेक्टेड एंड दे आर एक्सपोज टू द टॉक्सिक केमिकल्स। सो जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे होते हैं, दे आर एक्सपोज टू द टॉक्सिक केमिकल्स। जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, दे ऑल्सो बिकम पॉल्यूटेड।
So at the international level, it is accepted that there is uncertainty about the relevant controls for the dismantling of such vessels, and उसके लिए एक enforceable control framework बनाना चाहिए. So electronic waste उसके बाद में हमारा किससे comprise होता है? By the irreparable computers and other electronic goods which are generated by the developed countries. वो फिर developing countries को बेच देते हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, और वो फिर उसके अंदर से क्या है, हमारे जो होते हैं गोल्ड, टंगस्टन, प्लैटिनम, ये सब एक्सट्रैक्ट करके उसको रिसाइकिल कर देते हैं, अंडरग्राउंड डंपिंग कर देते हैं ना, अंडरग्राउंड डंपिंग कर देते हैं, विच इज अपोज्ड बाय मेनी पीपल. सो इट्स वैल्यूएबल सोर्स ऑफ सेकेंडरी रॉ मटेरियल if not treated properly, the major source of toxins. So recycling is the only solution. सबसे पहले उसे एक जो है ई वेस्ट को हम लोग एक वेसल के अंदर स्टोर करते हैं, कंटेनर के अंदर जो कि एयर टाइट होता है, उसे फिर डंप कर देते हैं 500 मीटर बिलो द अर्थ लेवल. पर ये काफी लोगों ने जो है अपोज किया है, क्योंकि अगर हल्का सा भी केमिकल लीक होगा तो अंडरग्राउंड वाटर पूरा का पूरा पोल्यूट हो जाएगा और इट विल अल्टीमेटली हार्म द पॉपुलेशन. Next question, what initiatives were taken for reducing vehicular pollution in Delhi? Has air quality improved? क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले introduction of the CNG, then pollution control law, then introduction of the green zones and unleaded fuels. इसका क्या हुआ था? रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड व्हीकल्स विद द न्यू वन. जैसे मैंने बोला था, पेट्रोल व्हीकल्स की जो है एज कर दी है 15 ईयर्स और डीजल की 10 ईयर्स. इससे ज़्यादा वो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं. देन यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, देन एप्लीकेशन ऑफ यूरो 2 नॉर्म्स फॉर द व्हीकल्स. ठीक है. Then discuss briefly about the following greenhouse gases: catalytic converter, UVB, which is the ultraviolet B radiation. तो greenhouse gases क्या होती हैं? That trap the heat of the sun in the earth's atmosphere, which increases the atmospheric temperature, and it is known as the greenhouse gases. तो जो gases हमारी सन की हीट को ट्रैप करके अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को राइज कर देती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, ये सारी की सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं. एंड इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो अर्थ का टेम्परेचर है, इट माइट गो डाउन अप टू -18 डिग्री सेल्सियस. सो जो नेक्स्ट जो हमारा नेट इफेक्ट रहता है ग्रीन हाउस गैसेस का, इट विल बी डिजास्ट्रस. सो द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स, माउंटेन स्नो कैप्स, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ रहा है और आसपास के जो कोस्टल एरियाज वाले लोग हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे. ऑड क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक द एल नीनो, इंक्रीज इन फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. नेक्स्ट हमारा आता है क्या? कैटालिटिक कन्वर्टर. दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस लाइक द नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनरिएक्टेड हाइड्रोकार्बन इन द ऑटोमोटिव एमिशन. किससे बना होता है? प्लैटिनम, पैलिडियम एंड रोडियम से बना होता है. एंड इट कन्वर्ट्स द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. सो द ओनली प्रिकॉशन विच इज रिक्वायर्ड इज टू यूज गैसोलीन. गैसोलीन यूज करना है, हैविंग द लेड दैट इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट ऑफ द कन्वर्टर. लास्ट है हमारा UVB, अल्ट्रावायलेट बी, हमारी वन ऑफ द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इनविजिबल लाइट रेज है जो कि गिवन ऑफ है बाय द सन. सो UVB इट पेनिट्रेट्स द ओजोन लेयर इन द एटेन्यूएटेड फॉर्म और वो अर्थ को रीच करती है. सो दिस इज मोर ओवर इक्वेटर देन पोल्स ड्यू टू थिनिंग ऑफ द ओजोन शील्ड. पोल्स में ज्यादा होती है देन द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर में टेम्परेचर कंपैरेटिवली थोड़ा वार्मर रहता है. इट कॉजेज स्किन कैंसर, रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिड्यूस द डाइवर्सिटी ऑफ एक्वेटिक सिस्टम. साथ साथ में इट इन्फ्लेम्स द कॉर्निया. तो बच्चों ये थे हमारे NCERT क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब and share Adda 24/7 School. Thank you for watching the video and bye bye.